नमस्कार। बंगाल में हुए इलेक्शंस और इनिशियल ओपिनियन पोल्स बता रहे थे कि दीदी जीत रही हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स जो हैं उनके हिसाब से 155 क्रॉस कर रही है बीजेपी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जानी मानी लीडर बीजेपी की, इन्हें किसी अब ताकत की मोहताज नहीं रह गई, ये इनको अब बच्चा बच्चा जानते हैं इंडिया में। निगत अब्बास, निगत जी आपका साथ। निगत जी, जी। डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है ओपिनियन पोल्स में, जबकि दीदी क्लेम कर रही है कि वो जीतेंगी। और पहले के ओपिनियन पोल्स भी कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अब जो नए ओपिनियन पोल्स आए उसमें बहुत क्लियर लीड है, करीब 50 सीट के आसपास लीड ले रही है। तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर एक कल्चर रही है, एक संस्कृति रही है, और संस्कृति ये है कि देश की जनता की सेवा करनी है, विकास करना है। विकास देश का करना है, लोगों का करना है, बिना जाति के, बिना धर्म देखे लोगों के लिए बस काम करते जाना है। बंगाल की जनता ने कहीं ना कहीं फैसला बना लिया। मैं मानती हूँ कि ओपिनियन पोल्स में आप ये कह रहे हैं कि 50 सीटों से लीड करती हुई दिख रही हैं, पर हमने देखा है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि ओपिनियन पोल कुछ और होते हैं और इनका रिजल्ट कुछ और होता है। क्योंकि अगर हम देखें अभी की रियलिटी, ओपिनियन पोल तो चलिए कई बार जनता अपनी राय घुमा कर भी देती है, क्योंकि वो चाहती है कि जब रिजल्ट आए तो ही सबके सामने सब साफ हो कि किसकी सरकार बन रही है। मेरा मानना यह है कि जब आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी, और माननीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के जेपी नड्डा जी, जब जब बंगाल गए हैं तो सैलाब आया है। और ऐसा सैलाब आया है जहां पर ममता बनर्जी की पैरों तले जमीन खिसक गई। ये देखते हुए कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि वहां पर जनता जो है वो बहुत प्यार दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसके लिए, और वो चाह रही है कि अब उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो मुख्यमंत्री बंगाल की जनता के लिए काम करे, जो मुख्यमंत्री रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेश और तमाम वो घुसपैठिए जिन्होंने जनता का, वहां पे बंगाल की जनता का अधिकार छीना है, उनके हक पर आंच आने दी है, उसको बचा ले। ऐसा मुख्यमंत्री अब गुहार लगाता है बंगाल का एक एक बच्चा बच्चा। तो आज बंगाल की इस लड़ाई में जल्द से जल्द आप देखिएगा कि बीजेपी का हमारा दिग्गज मुख्यमंत्री भी बनेगा और बंगाल की जनता को न्याय भी मिलेगा। जो जो गलत हुआ है ना बंगाल की जनता के साथ, आज समय आ गया है कि उनको अपने अधिकार मिलने वाले हैं, वो किसी भी चीज से वंचित नहीं रहेंगे। आज वहां पर गुंडा राज खत्म होने वाला है। आज वहां पर किसी भी माता जी को उठाकर जैसे मार दिया जाता है ना, अभी हाल ही में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की माता जी के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया गया। आज हम उसको देखते तो दिल दुखता है। वो खत्म होने की बारी आज आ गई है। राइट। और बल्कि टीएमसी के लोगों ने जेपी नड्डा साहब पे अटैक भी किया, पूरी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी फिर भी रुकती नहीं दिख रही है। क्या बीजेपी ग्रास रूट लेवल पे वर्कर का बहुत स्ट्रॉन्ग काम दिख रहा है? कितना कितना एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी किस लेवल तक पहुंच पाएगी? देखिए, जिस प्रकार मैंने अपनी बात शुरुआत करी उसी बात को दोबारा दोहराती हूँ कि संस्कृति, क्योंकि आपने ये जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के ऊपर जब अटैक हुआ उसके बावजूद हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ममता दीदी के गुंडों से लड़ने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि अब बंगाल की जनता जाग रही है, वो देख रही है कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, बंगाल जहां था वहीं आज भी है। बल्कि ये हो गया कि जो जनता का अधिकार था वो रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को दे दिया गया, उन घुसपैठियों को दे दिया गया जिनको इलीगल तरीके से ममता बनर्जी ने अपने राज्य में घुसाया और उनके पैन कार्ड बनवाकर अपना वोट बैंक खड़ा करा है। आज बेहद जरूरी सिर्फ नड्डा जी क्यों, हम तो भारतीय जनता पार्टी उस परिवार से आते हैं जहां पर किसी कार्यकर्ता को भी चोट लगती है ना और टीएमसी के गुंडे आते तो हमारा दिल बहुत दुखता है, और हमने देखा है। वही मैंने कहा कि अब गुंडा राज खत्म करने की बारी आ गई है बंगाल में। न जाने कितने कितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और आज आप नड्डा जी के ऊपर अटैक करें तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपकी नीयत में खोट है, आपके मुखौटे काले हैं, आप झूठे हैं, आप निकम्मे हैं और आप डर रहे हैं। आप डर रहे हैं कि आज जो आपका मुखौटा था वो उतरने वाला है, जो झूठ था उसका पर्दाफाश होने वाला है और जनता के सामने आपको एक्सपोज करा जा रहा है, आपके घोटालों को एक्सपोज करा जा रहा है, आपकी गुंडागर्दी को एक्सपोज करा जा रहा है, आपकी नीयत को एक्सपोज कर रहा है, आपके हिंदुस्तान की मुखालिफत को एक्सपोज किया जा रहा है, जो आप मुखालिफत करते हैं हिंदुस्तान की। आज अगर आप देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा है, और यही वजह है कि बंगाल में अब डंका बजेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, और देखिएगा कि जल्दी इंशाल्लाह मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और बंगाल की जनता विकास की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, बंगाल में ये भी बोला जाता है, दीदी ने कई बार बोला कि मैं चली गई तो बंगाल में कॉमनलाइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा,
ये और बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके वोट ले, तो ऐसा भी कुछ ऐसा एजेंडा क्या दिख रहा है क्या? क्या मतलब देखिए, ऐसे ऐसा इतिहास कुछ? गवा रहा है कि जब पोलराइजेशन और कम्युनलिज्म के शब्द आते हैं ना, तो इतिहास गवा रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। आज हम वही देख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बच्चा बच्चा जानता है कि किसने कम्युनलाइज करा है। हिंदू मुसलमान, मुझे बताइए कि 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान को बांटा गया? मुझे बताइए ना, 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किस मुसलमान को कोई दिक्कत हो गई? कहा करती थी टीएमसी के लोग, कहा करती थी ममता दीदी की जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। अरे मैं मुसलमान हूं, और न जाने कितने मुसलमान है हिंदुस्तान में, एक भी मुसलमान पर आना चाहिए हो तो। अभी 1.5 साल पहले, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, 7 साल तो बहुत दूर हो गए, कई लोग बच्चे होंगे शायद याद न रहो। आज 1.5 साल पहले की बात कर लेते हैं। सीए का कानून जब आया था ना, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता था कि कितने पन्नों का कानून है। फिर आज भी नहीं पता होगा, कह रही हूँ 2 पन्नों का कानून है। इस कानून में ये कहा गया था कि हम नागरिकता देंगे लेंगे नहीं। फिर भी क्या कहा था विपक्षी दल ने और ममता बनर्जी ने चीख चीख कर, यही कहा था ना कि मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा, मुसलमानों से उसके कागज मांगे जाएंगे, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। मुझसे ज्यादा बड़े पत्रकार आप हैं रोहित जी, मुझे बताइए, एक मुसलमान परिवार तो छोड़िए, दूर की बात है, मैं कह रही हूँ एक मुसलमान तो बताइए, आप तो पत्रकार हैं, जिसने आपको आकर ये कहा हो कि उसके घर पे जाकर उससे कागज मांगा गया या उसे डिटेंशन कैंप भेजा गया, क्या उसका राज्य और देश निकाला किया गया हो? मेरे खानदान में न जाने कितने मुसलमान है, माशाल्लाह, खूब हरा भरा बड़ा परिवार है। एक परिवार ऐसा नहीं है, एक सदस्य ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो ये सब बेवकूफ बनाने की राजनीति आज किसानों के साथ भी यही कर रहे हैं, और यही वजह कि राकेश टिकैत चले गए वहां बंगाल अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। तो हमें पता है, जनता सब जानती है। अब बेवकूफ बनाना, मुसलमान को बेवकूफ बनाना, कभी हिंदू को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान की जनता के लिए काम हो रहा है, बिना किसी फर्क के काम हो रहा है। मोदी सरकार हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है, और यही हमारे देश के लिए नारा है जो उन्होंने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी राह पर हम चल रहे हैं। क्योंकि अब टीएमसी की बात कर लेते हैं। अरे ममता बनर्जी जब अपने सांसदों की नहीं हुई तो हमारी और किसी हिंदू मुसलमान की क्या हो जाएगी? याद है ना नुसरत जहां का केस क्या हुआ था, जब फतवा जारी करा गया था उस लड़की पर, क्योंकि वो माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और साड़ी पहनकर और चूड़ियां पहनकर जब वो संसद भवन में आई थी, तो उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया था देवबंदी ने। आपको याद होगा रोहित जी, फिर कहूंगी आप मुझसे बड़े पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि उस समय भी टीवी डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता नुसरत जहां के हक के लिए, अधिकार के लिए, उसकी इज्जत के लिए लड़ रहा था। थे आपके टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के प्रवक्ता वहां नहीं थे? हम थे, उनमें से मैं भी एक हूं। हम सब वहां लड़ रहे थे नुसरत जहां के अधिकार के लिए। क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब एक व्यक्ति के अधिकार के, उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो माफ कीजिएगा, आप पार्टी देखकर बोलते होंगे, ना ही हम धर्म देखते, ना ही पार्टी देखते, ना ही जेंडर देखते। हम वो लोग हैं, उसी संस्कृति से आते हैं, और ये काम आप करते रहेंगे। और आप वो हैं जब नुसरत जहां को लोग गालियां दे रहे थे और आप लोग, आपके कार्यकर्ता और आप खुद ममता बनर्जी सामने नहीं आई थी। तो ये तो अब आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि जनता के सामने आपका ठीकरा फूट चुका है, आपका झूठ जनता के सामने आ गया है। राइट। तो एक फाइनल क्वेश्चन, क्या कहेंगी आप बंगाल के उन गरीबों से और बंगाल के उन मुसलमानों से कि बीजेपी उनके लिए क्या लेके आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर सबके लिए जब काम करा है ना, तो मुझे नहीं लगता आज बंगाल की जनता ये सुनना चाहती है कि मुसलमान के लिए वो क्या करेगी। अरे नहीं, क्यों हमें बांटना है जाति और धर्म? एक जगह हम बात करते नहीं, हमारा देश बड़ा सेक्युलर है, फिर हम घूमकर उसी पे आ जाते कि हिंदू के लिए क्या करा, मुसलमान के लिए क्या करा। अरे जब देश का रोड बनता है ना, जब आज रोड बना है, जब शौचालय बने हैं, जब घर घर गैस पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, जब जनधन योजना आई है, तो माफ कीजिएगा, धर्म देखकर खातों में पैसे नहीं गए, धर्म देखकर उसके घर की रजिस्ट्री नहीं हुई, धर्म देखकर उसको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। वो सब दिया गया जो एक हिंदू को दिया जाता है और मुसलमान को। मैं तो ये कहूंगी कि अगर हिंदुओं के लिए 2 तरह की पॉलिसी आई है ना, तो मुसलमानों के लिए 4 आई है, क्योंकि हम माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी का एक बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। उसके अलावा और क्या जरूरत है? मेरा मुसलमान भाई बहन परिवार बहुत सशक्त है, मेरे मुसलमान परिवार के लोग बहुत सशक्त है। हमें क्यों उनको दिखाना है कि सिर्फ उनके लिए होगा? अरे सबके लिए होगा। मेरा देश सेक्युलर है, जो हिंदू का हक है वही मुसलमान का हक है। यही बात है, यही वजह है कि हम वन नेशन वन रूल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑपोजिशन के लीडर हैं जो जनता को बेवकूफ बनाकर बरगलाकर ये कह देते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा या वन नेशन वन रूल आ जाएगा, ये कानून आ जाएगा, तो मुसलमान को दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया, कैसे हो जाएगी? जब जो हक मेरे हिंदू भाई का है वही हक मेरे मुसलमान भाई का होगा, तो हमें दिक्कत नहीं, हमें सशक्त महसूस होगा।
ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, जितना रोड पे हिंदू चलता है उतना ही मुसलमान चलता है, और इसको विकास की राह पर लेके चलने के लिए मोदी जी हर काम कर रहे हैं। तो बंगाल की जनता को हर वो हक मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, जो हक अधिकार उसका है। और मोदी जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश की राष्ट्रीय पार्टी कभी भी अंतर नहीं करेगी, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के, और ना ही किसी जेंडर के। या लोकसभा इलेक्शंस में आपको आधे से थोड़ी सी कम सीट्स मिली थी। उम्मीद है इस बार कि हाफ वे तो पार होता दिख ही रहा है, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं। उम्मीद है, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिग्गज जी, और आपका ऐसे ही बेबाक अपनी राय रखती रहें। बहुत ही पावरफुल बोलती हैं और बहुत ही सच बोलती हैं आप, मतलब इस बात के लिए आप, इसी वजह से आपको इंडिया में अब बच्चा बच्चा जानता है। आपका नाम के लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया।